हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें एक डायपोल को रखना है। तो ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से हमेशा पैरेलल होती है। तो मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हमने एक डायपोल रख लिया है। डायपोल जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है और जिसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास 12 होती है और उसका सेंटर हम मान लेते हैं O, और उस सेंटर से जो हमारे पास डिस्टेंस बचती है वो L और L कहलाती है। अब यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज रखा होता है उस चार्ज पे हमेशा फोर्स लगता है। तो अगर हम इस प्लस क्यू पे देखें कि इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स हमारे पास आ जाएगा F = QE। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड है, तो जो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा वो भी इस साइड ही होगा। ये लगा दिया हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। और अगर ये माइनस क्यू चार्ज के लिए देखें तो माइनस क्यू चार्ज पे जो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है देन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो ये फोर्स यहाँ लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा फोर्स = -QE। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज पे जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो है हमारे पास QE, और जो हमारे पास फोर्स लग रहा है ऑन माइनस क्यू चार्ज वो हमारे पास है -QE। तो हेंस हमारे पास जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा QE - QE। इन दोनों ही फोर्सेस को हमने जोड़ दिया है यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है वहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? 0। तो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है वो 0 होती है, लेकिन तब भी वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो उसके अंदर मूवमेंट करता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट कर रहा है वो टॉर्क के कारण कर रहा है। जब भी कोई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which do not have the same line of action, उनके अंदर हमेशा टॉर्क लगता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दो चार्जेस जो सेम एक्शन ऑफ लाइन में नहीं है, जैसे ये दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं लेकिन इनका एक्शन सेम लाइन में नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऊपर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन नीचे है। अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तब इन पे फोर्स लगता, लेकिन जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे नहीं है तो वहां पे टॉर्क एप्लीकेबल होता है। इस बात को नोट डाल के लिख लीजिएगा। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क एक प्रकार का कपल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे लगता है और वो पूरे ही ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर से मूव करवाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक डायपोल है, इस डायपोल के किसी इन दोनों में से किसी एक कॉर्नर पे अगर फोर्स लगेगा तो वो इस डायपोल को इसके सेंटर ऑफ मास से दोनों को इक्वली मूव करवाएगा। ये इसके सेंटर ऑफ मास से ये पूरा इक्वली ऐसे मूव होता रहेगा। ये चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं फैन के अंदर या गाड़ी के व्हील के ऊपर हम इसको देख सकते हैं।
तो टॉर्क इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जो यहाँ पे लेंगे वो इस टॉर्क के बिल्कुल सीधे आना चाहिए, और इस फोर्स के भी बिल्कुल सीधे आना चाहिए यहाँ से। जो भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं वो एक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक लाइन को खींच रहे हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स। और यहाँ पे हम एक एंगल थीटा मान लेते हैं, वो थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में बन रहा है। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होता है हमारे पास, या डायरेक्शन ऑफ जो डायपोल होता है वो माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में होता है। ये इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में बताया था। तो ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल है, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे है। तो जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने थीटा मान लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो दिया हुआ है एनी वन फोर्स। हम इन दोनों में से किसी एक फोर्स को ले सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी एक फोर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से किसी भी एक को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं B से, और इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं C से। तो किसी भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया BC। अगर हम इन ट्राइंगल ABC देखें तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AB। तो यहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा। AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 2L। अगर यहाँ से हम BC की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2L साइन थीटा। इस वैल्यू को अगर हम इस टॉर्क की वैल्यू में पुट करें, ये टॉर्क है, टॉर्क को हम टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी QE, और BC की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2L साइन थीटा। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 2QL। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 2QL। इन 2QL की जगह हम लिख देंगे P, और हमारे पास ये E और साइन थीटा वैसा का वैसा बचा होगा। जैसे ही अगर हम इस साइन थीटा को हटाएंगे तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास आ जाएगा P क्रॉस E। हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं E क्रॉस P या P क्रॉस E। लेकिन जब भी हम P क्रॉस E लिखते हैं तब हमारे पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। यहाँ से इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे है। तो अगर हम एक स्क्रू रूल से इसको समझें तो यहाँ पे अगर हम एक स्क्रू रखें तो उसके हिसाब से आपके पास अगर हमने PE रखा हुआ है, P क्रॉस E, तो हमारे पास ये जो स्क्रू को अगर हम घुमाएंगे थीटा एंगल के जरिए तो ये P से E आना चाहिए। P से E घुमाने में इस स्क्रू को अगर हम P से E घुमाएं तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जो आपका अगर आप टॉर्क को P क्रॉस E लिखते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है, और यही चीज़ अगर आप टॉर्क को लिखें E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें E क्रॉस P तो हमारे पास ये डायरेक्शन दिया हुआ है, और अगर हम यहाँ से E क्रॉस P देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ लग रही है और क्रॉस P ऐसे। तो मतलब चाहे अगर हम थीटा एंगल सेंटर से देखें, क्योंकि जो फोर्स हमारे पास या जो टॉर्क हमारे पास लग रहा है वो सेंटर से लग रहा है, तो हमारे पास इस सेंटर से ये जो घूमेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है,
और जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे है। अगर इसको ऐसा करके घुमाएंगे तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम E क्रॉस P लिखेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको P क्रॉस E लिखेंगे। हम इसकी SI यूनिट देख लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। इसके बाद हम केस ले लेते हैं डिफरेंट केसेस पे टॉर्क की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। तो यहाँ पे केस फर्स्ट, व्हेन थीटा एंगल इज 0 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास जो डाइपोल है पहले वो कुछ U रखा हुआ था, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। अब जो डाइपोल है वो मूव करेगा, डाइपोल मूव करके वो डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो यूं आएगा कुछ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास जो डाइपोल है वो कुछ यूं मूव कर गया कि उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनने वाला एंगल है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे देख लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन 0 डिग्री। तो टॉर्क हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P E 0। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, लेकिन ये अभी स्टेबल कंडीशन में है। अभी ये स्टेबल कंडीशन में इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास प्लस चार्ज के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है माइनस चार्ज के लिए। तो जो हमारा डाइपोल है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो डाइपोल है वो फैल रहा है। अभी इसके बाद एक और केस आएगा उसमें समझा देते हैं आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे रखा होगा तो क्या होगा। तो हमारे पास केस नंबर 2 दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे पास डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है। यहाँ पे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में डाइपोल यूं था, अब वो मूव करके 0 डिग्री से मूव करके वो 90 डिग्री पे आया है। तो हमारे पास प्लस चार्ज नीचे है और माइनस चार्ज यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जब, तो हमारे पास हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास P इंटू E। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है, केस थर्ड। हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल है 180। इस कंडीशन में अभी हमारे पास ये है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस कंडीशन में जो हमारे पास डाइपोल रखा हुआ है वो बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्स पे रखा हुआ है। मतलब अभी तक हमारे पास प्लस चार्ज यहाँ था, अब वो घूम के प्लस चार्ज यहाँ आ गया है और माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में चला गया है। तो यहाँ पे सेंटर से ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स किसका लगता है, पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण यहाँ पे जो आपका डाइपोल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एंगल बन रहा है 180। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी P E साइन 180। साइन 180 की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा P E -1। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -P E। इसीलिए जो हमारा टॉर्क है यहाँ पे ये अनस्टेबल कंडीशन में है और ये वाला हमारे पास स्टेबल कंडीशन में है।
नेक्स्ट डेरिवेशन इज वर्क डन ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो डाइपोल है वो अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर होने वाला वर्क डन कितना होता है। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास कुछ स्मॉल अमाउंट में वर्क डन हो रहा है तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा और ये दिया हुआ है डी थीटा। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाएं तो जो हमारा वर्क डन है वो 0 से लेके W यानी कि मैक्सिमम वर्क डन कर सकता है, और उसी हिसाब से जो हमारे पास यहाँ पे एंगल हो सकता है डायपोल का वो 0 से लेके थीटा एंगल तक हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w और लिमिट लग जाएगी 0 to w। यहाँ पे pe हमारे पास ये कांस्टेंट है, और साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से लेके थीटा एंगल तक। यहाँ पे अगर हम w की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा w माइनस 0, pe कांस्टेंट है। यहाँ पे एक बार अगर हम थीटा एंगल रखें तो 1 माइनस कॉस थीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस और फिर माइनस कॉस, और एक बार आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री एंगल। ये आ जाएगा w pe माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। वर्क डन इज pe 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारे पास वर्क की यूनिट होती है जूल। तो अगर हम यहाँ केसेस पुट करके वर्क डन की वैल्यू निकालें कि कब वर्क डन ज़्यादा होगा या कब वर्क डन कम होगा, तो पहला केस हम लगा लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालें 0 डिग्री पे तो pe 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू pe 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू pe इंटू 0। तो हमारे पास वर्क डन 0 होगा जब हमारे पास थीटा एंगल 0 होगा। हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम यहाँ पे थीटा एंगल रख लेते हैं 180 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ पे होने वाला वर्क डन है pe 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू pe 1 माइनस 1 वैल्यू होती है कॉस 180 डिग्री की। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास pe, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो 180 डिग्री पे होने वाला वर्क डन मैक्सिमम है।